नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव के यह बयान क्या राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जगह वापसी की कोशिश है? अगर हाँ, तो यह कोशिश आखिर कितनी कामयाब होगी? अभी ये रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। बात जब भी तीसरे मोर्चे की हो और उसमें कांग्रेस का नाम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद। अपने अप्रत्याशित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने के आदि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जया बच्चन भी बैठक में भाग ले रही हैं। बैठक में अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने में भी देरी नहीं की। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जातीय जनगणना होगी। उनका कहना है कि इस जातीय जनगणना के पक्ष में देश में एक कोने से दूसरे कोने तक का माहौल बना हुआ है। इस मामले में उनके तर्क बेहद मजबूत थे, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। बात जब बीजेपी और उससे जुड़े सवालों की आए तो अखिलेश यादव उस पर गहरा तंज कसने से कभी नहीं चूकते। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, करेगी कुछ, निशाना कुछ और होगा। बनारस के बिजली संकट पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहां के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक यात्रा को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। मैं उत्तर प्रदेश में कई यात्राएं कर चुका हूं, और हमारी पार्टी के लोग कहेंगे तो हम यात्रा के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। जाहिर है कि यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षियों के लिए बेहद अहमियत रखती है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के स्वर सुनाई दिए, जो कोई नई बात नहीं है। जब भी मोदी को चुनौती देने की बात आती है तो विरोधी खेमे को तीसरा मोर्चा ही बस विकल्प के रूप में दिखता है, और चुनाव खत्म होते ही तीसरे मोर्चे की सारी कवायदें गायब हो जाती हैं और नए संकट गिनाए जाने लगते हैं। देश के सामने संकट इतना बड़ा है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का केवल एक विभाग का, उनके प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया था एक प्राइवेट फर्म में, और प्राइवेट फर्म वो डूब गई। देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहां है, इसका मुनाफा कहां जा रहा है?
अगर डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा पहुंच रहा है वो आखिरकार किसके पास जा रहा है? मगर क्योंकि अभी चुनावों का माहौल है तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु, बिहार से लेकर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा जोरों पर है। यह कवायद हालांकि कांग्रेस को करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके शामिल हुए बिना कोई भी मोर्चा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस के इस मामले में अपने स्वार्थ, अपनी कमजोरियां और अपनी मजबूरियां हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि ख़ास तौर से मजबूरियां हैं, जो कि जाहिर है कि राहुल गांधी जी को लेकर है। और यह मजबूरियां कब तक रहेंगी कोई नहीं जानता सिवाय कांग्रेस के। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर रविंद्र कुमार की खास पेशकश। देखते रहिए। जय हिंद।